जब पहरेदार ही दरबार में शामिल हो जाए तो फिर रक्षा की उम्मीद हम करेंगे किससे। हर एंकर कह रहा था कि अभिजीत दीपके को बैठना चाहिए, सोनम वांगचुक को हटाओ। ऐसा क्यों? अगर ये इस बात से सहमत है कि अनशन ठीक है, तभी तो आप कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके अनशन करें, तो फिर आप उस अनशन को आज तक कवर करने क्यों नहीं आए? अब जरूरत है देश को, देश के स्टार्स की, कि वो सोनम वांगचुक के साथ खड़े हो और छात्रों के साथ खड़े हो। सोनम वांगचुक का इंटरव्यू अच्छे पत्रकारों ने भी किया जिनका नाम है, वो भी पूछते हैं कि राहुल गांधी नहीं आए क्यों। राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों की गूंज नाम से उनका इवेंट छात्रों के लिए नहीं चल रहा है। इनसे पूछना चाहिए कि जहां छात्र राहुल गांधी के साथ खड़े हैं वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। बीच में आप देखिए चैनलों का एक बहुत बढ़िया मुझे स्कीम दिखाई देती है कि एक एंकर रख देंगे जो इधर वालों को खुश करते हैं, एक एंकर रख देंगे जो उधर वालों को सवाल। क्या कांग्रेस बनाम बीजेपी जनता का मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम जनता का मुद्दा है? क्या क्राइम जनता का मुद्दा है? नहीं, जनता के मुद्दे कहाँ? ये लोग टॉपिक डिसाइड कैसे करते हैं? देसी वर्सेस विदेशी मीडिया में आप किस तरह इस पूरे डायनामिक को देखते हैं? जब एमी ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं। मिडिल मैन कौन है? मीडिया को प्रधानमंत्री ने दलाल कह दिया एलीट वर्ड्स में। आबादी अनपढ़ है, मीडिया दलाल है, तो इसका जो मालिक है वो क्या होगा? कल को अगर सरकार बदलती है, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी या फिर यही होगा कि पहले आप हमारे पिताजी थे, अब आप हमारे पिताजी? नमस्कार दोस्तों, जब पहरेदार ही दरबार में शामिल हो जाए तो फिर रक्षा की उम्मीद हम करेंगे किससे। मीडिया जिसका काम जनता के लिए सरकार से सवाल करना होना चाहिए, वो आज सरकार के लिए जनता से सवाल कर रही है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे हैं, तबियत उनकी लगातार खराब होते जा रही है, हाई कोर्ट में पीआईएल डाला जाता है, कोर्ट कहता है केंद्र सरकार से कि आप कुछ भी करिए लेकिन इनका हड़ताल तुड़वाइए। लेकिन मीडिया जो शुरू में चुप्पी साधे रही पूरे प्रदर्शन पे, वो अचानक से बहुत एक्टिव हुई है और वो सवाल कर रही है कि अनशन करने की जरूरत क्या है, क्यों आखिर सोनम वांगचुक बैठे हुए भूख हड़ताल पे, और सारा अपराध ये लोग डाल रहे हैं सीजेपी पर, जनता पर। क्या आप लोगों की गलती है, ये क्यों बैठे हुए हैं? राघव, आपने कल कुछ शोज देखे क्या जो लगातार एक ही बार लगा कि लोग जाग कैसे गए? फिर जब आप शोज देखते हैं तो पता चलता है कि जागे क्यों है, मुद्दे पे बात करके मुद्दे को भटकाने के लिए। कल लगातार बार एक ही बात हर एंकर कह रहा था कि अभिजीत दीपके को बैठना चाहिए, सोनम वांगचुक को हटाओ, उनको बैठना चाहिए। ऐसा क्यों? कि अभिजीत दीपके के हड़ताल पे बैठने से उन्हें कुछ होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा? कारण क्या है? कारण ये है कि सोनम वांगचुक की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ना, वो बहुत दुखी करने वाली हैं। आप सोचिए, एक साइंटिस्ट जो केबीसी से लेकर के और इंडिया के बाहर की भी 10 कंट्रीज में अवॉर्डेड है, कंट्रीज उसे वीजा फ्री दे रही हैं, और वो जब अपने देश में 18 दिन से अनशन पर बैठा है, 9 किलो उसका वजन कम हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, उसके बाद भी वो मजबूती से खड़ा हुआ है। तो ये मीडिया उस मजबूती से डरी है। उसके बाद इस मीडिया की हरकत देखिए कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो अभिजीत दीपके ही तुड़वा सकते हैं और अभिजीत दीपके उनको मरने से बचा सकते हैं, उनको खुद अनशन करना चाहिए और सोनम वांगचुक को खाना खिलाना चाहिए। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अनशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जिस विषय के लिए अनशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनको कभी नहीं लगा, अगर ये इस बात से सहमत है कि अनशन ठीक है, तभी तो आप कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके अनशन करें, तो फिर आप उस अनशन को आज तक कवर करने क्यों नहीं आए? उस पूरे जंतर मंतर के प्रेमिसेस पर ना अंजना ओम कश्यप दिखी हैं, ना सुधीर चौधरी दिखे हैं, ना रूबिका लियाकत दिखी है, ना अमीश देवगन दिखे हैं, ना सुशांत दिखे हैं। ये सारे पत्रकार जो एसी में बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं, जब आप वहां गए नहीं तो आपको कैसे पता कि वहां पर क्या स्थिति है? वो जाएंगे तो विरोध भी तो झेलना पड़ रहा है ना। हमने तो तस्वीरें भी लाइव भी देखा है कि लोग गोदी मीडिया गो बैक किनारे लगा रहे हैं। लेकिन ये कितना शर्मनाक है ना, फिर भी ये शर्मनाक है कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, अमीश देवगन एक शो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अभिजीत दीपके अनशन क्यों नहीं कर रहे हैं। वहां 2 लोग और अनशन कर रहे हैं, उनका नाम तो आपको नहीं पता है। नेहा वहां अनशन पे बैठी हुई है 16 दिन से, उनकी स्थिति खराब हो रही है। तो आप केवल ये दिखाना चाहते हैं कि जो एक आदमी सोनम वांगचुक, जिसको लेकर के लोग अब बोलना शुरू कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोगों ने बोलना शुरू किया है, सेलिब्रिटीज ने बोलना शुरू किया है, पब्लिक उनसे कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि उस आदमी का तो आप कोई पॉलिटिकल मोटिव भी नहीं बता सकते ना, उसे आप कांग्रेसी भी नहीं कह सकते, देशद्रोही भी नहीं कह सकते, क्योंकि सेना के लिए काम कर चुका है। तो जब उसे कुछ नहीं कह सकते तो आप उसको कह रहे हैं वो मूर्ख है। अभिजीत दीपके उसको मूर्ख बना रहे हैं। मतलब इतना पढ़ा लिखा काबिल साइंटिस्ट वो मूर्ख हो गया, और ये जो ग्रेजुएशन के बाद पढ़े भी नहीं है पत्रकार सही से, ये इतने काबिल हैं कि इस पूरे इंटेंट और मोटिव को समझ गए। तो ये बहुत प्लानिंग के साथ चलता है। निवेदिता, आने वाले 10-12 साल बाद जब किसी भी आंदोलन और मीडिया के
जो अस्तित्व है उसका जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज्यादा बिके हुए लोगों का नाम लिखा जाएगा। आप देखिए टीवी पर एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। पहले सुधीर चौधरी आते और कहते हैं हम सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा बुराई करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट की, हम बोलेंगे अभिजीत दीपके क्यों अनशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगले दिन आ जाते हैं आपके ये अमीश देवगन, ये बोलते हैं नहीं सुधीर चौधरी से ज्यादा तो मैं सरकार की तारीफ करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट गलत है। लेकिन इन दोनों ने वो 9 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है, क्या उनके ऊपर एक भी शो किया है? अब इसी सवाल का जवाब मैं अपनी रिसर्च में आपको देता हूं। ये रिसर्च बता रही है 5 एंकरों की प्रोफाइल है। आप सुधीर चौधरी की पूरी प्रोफाइल देखेंगे तो पिछले 3-4 महीनों में जो उन्होंने शो किए हैं उसमें से धर्म के नाम पर जो शो किए गए हैं वो है 25%, एजुकेशन के नाम पर जो शो किया गया है 0%, महिला सुरक्षा 0%, सरकारी स्कूल 0%, इंटरनेशनल वॉर 60%, चुनाव और राजनीति 15% और क्राइम बाकी। तो आप कर क्या रहे हैं? मतलब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये बात मेरे लिए जानना ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जानना जरूरी है कि भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए पिछले 10 साल में, लेकिन मीडिया हाउस खुलते जा रहे हैं, इनकी फंडिंग पे कोई रोक नहीं है। 2-2-250 करोड़ रुपए सरकार इन्हें राशि भी दे रही है विज्ञापन के जरिए, तो इनकी हैसियत नहीं है कि इस पर काम करें। यह शर्मनाक है ना कि सुधीर चौधरी जैसा एंकर जो 15 करोड़ रुपए ले रहा है, सरकारी पैसा ले रहा है, जनता का पैसा ले रहा है ना। मोदी जी अपनी जेब से 15 करोड़ तो नहीं देते हैं सुधीर चौधरी को, वो 15 करोड़ इस देश की जनता के टैक्स का पैसा है ताकि आप जनता की आवाज उठाएं। और जब जनता के मुद्दे के लिए कोई आवाज उठा रहा है, सोनम वांगचुक जैसा आदमी, मतलब उस आदमी का कोई बैड प्रोफाइल है ही नहीं, तो आप उस आदमी को कह दो कि उसे बुद्धू बना के प्रोटेस्ट करवाया। ये लोग खोज करके निकाल करके लेते भी आए हैं कि इनके पिताजी कांग्रेसी थे, ये इनके नाम पे कोई पेटेंट नहीं है, ये केवल फिल्मों से इनका होक्स क्रिएट किया गया कि बड़े ग्रेट है, ये उतना कुछ है भी नहीं। भाजपा वाले ढूंढ के लेते आते हैं, कैरेक्टर पे तो सवाल मैं मान लेता हूं उनके पिताजी कांग्रेसी थे, तो क्या इससे मुद्दा खत्म हो जाएगा? किसको पता मोदी जी के पिता भी कांग्रेसी रहे हो, क्योंकि आजादी की लड़ाई में लड़े थे और आरएसएस तो लड़ा नहीं था, तो मोदी जी कांग्रेसी हो गए। उन्होंने खुद कहा ना मेरे पिता आजादी की लड़ाई लड़े थे और जेल गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय आजादी की लड़ाई लड़ कौन रहा था कांग्रेस के अलावा? तो मोदी जी के पिता भी कांग्रेसी हो गए। बात कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की है ही नहीं। ये राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने विषय पर लड़ाई लड़ ही रही हैं विपक्ष के तौर पर, लेकिन बात उस मुद्दे की है जो पेपर लीक 10 साल में धर्मेंद्र प्रधान से बेहतर एक प्लम्बर है, वो आपके घर की टोटी का लीकेज ठीक कर देता है। आपके पास सारे संसाधन हैं, सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके पास पैसा है, 1.25 लाख करोड़ शिक्षा का बजट है, आपके पास पुलिस है, व्यवस्था है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, आप सोनम वांगचुक को 6 महीने के लिए जेल भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पेपर लीक माफिया नहीं पकड़ पा रहे हैं और इस पर कोई टीवी चैनल सवाल नहीं कर रहा है। तो इस देश की गोदी मीडिया की सच्चाई है ना, देश की 2 बड़ी महिला पत्रकार निवेदिता, आप खुद महिला हैं, आप ये सोचिए कि अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत ये इस चीज पे शो कर रही हैं कि आप अपनी प्लेट का नहीं अपने दोस्त की प्लेट का बर्गर खाते हैं तो उससे आपको ज्यादा मेस्मराइजिंग और ज्यादा टेम्पटेशन फील होता है। दूसरा बता रही है कि जर्मनी में ट्रैफिक लाइट पिघल गई और फेक न्यूज है वो। लेकिन इस चीज पर कोई शो क्यों नहीं हो रहा है कि इस देश में, यूपी में, बल्कि खासकर यूपी और राजस्थान में रेप के अपराध लगातार कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर शो क्यों नहीं होता है? ये सिलेक्टिविटी है ना। आप जब तक स्टेट में, राजस्थान में आप देखिए कांग्रेस की सरकार थी, तब तक राजस्थान के एनसीआरबी का डेटा टीवी पे चलता रहता था। अब भाजपा की सरकार आ गई तो अब रेप जस्टिफाइड हो जाएगा, आप उस पर खबर नहीं करेंगे। ये तो सामाजिक नीचता हो गई ना आपकी। और इसके उदाहरण भी दिखते हैं। मई 2026 में एनबीडीएसए ने पहले का नो वायलेशन फैसला इन पे दिया था, आपके सुधीर चौधरी पे। इन्होंने तेजो महालय करके एक एपिसोड बनाया और एनबीडीएसए ने कहा कि ये जो शो में फैक्ट्स दिए गए वो सिलेक्टिव अप्रोच से चूज किए गए थे। इनके ऊपर केस हुआ। अब सोचो, एक एंकर, प्राइम टाइम एंकर, पढ़ा लिखा एंकर, थोड़ा बहुत ही सही, वो देश के तमाम मुद्दों को छोड़ के ये बताना चाह रहा है कि ताजमहल पहले मंदिर था, ताकि वहां भी एक मंदिर बने, फिर वहां भी लूट हो जाए। तो आप मंदिर मस्जिद के गेम में पब्लिक को क्यों फंसा रहे हैं? मुद्दे दीजिए ना। मुद्दा अभी पेपर लीक मुद्दा है, बच्चे मरे हैं। कांग्रेस, भाजपा और किस पार्टी का प्रोटेस्ट है, मुद्दा नहीं है। आपको उन मौत पर सवाल पूछना चाहिए था। आज आप उस लाश पे पत्रकारिता कर रहे हैं और उसका पैसा खा रहे हैं।
आज रिपब्लिक टीवी ने एक ट्वीट किया और डिलीट कर दिया खबर। उन्होंने ट्वीट किया कि सीजेपी का चाइना लिंक एक्सपोज्ड, कि चाइना से इनके लिंक्स हैं। इसके साथ ही एक ही स्क्रिप्ट की तरह ये लोग बोलते हुए नजर आते हैं। लगता है कि जैसे एक ही कागज पकड़ा दिया गया, भाषा अपने हिसाब से तुम लोग चेंज कर लो, जैसे बच्चे नकल करते हैं कि भाई कॉपी ले ले, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देना। जैसे जो वही सुधीर चौधरी करते हैं, वही अमीश करते हैं, वही सुशांत सिन्हा भी करते हैं, एक ही भाषा है। तो क्या एक जैसे सोशल मीडिया ट्रोल्स का एक ग्रुप होता है जहाँ कहा जाता है आप ऐसे ही इस आदमी को ट्रोल करिए थोड़ा बहुत चेंज करके, क्या इन लोगों का कोई ग्रुप है क्या जहाँ पे जो स्क्रिप्ट आ रही है इनके पास और उसी के हिसाब से तय कर रहा है कि कैसे शोज करने हैं? टीआरपी भी जाए जहन्नम में, हमें तो जहां से कहा जा रहा है कि ऐसे करो हम वही करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम भाषा भी है, सेम टू सेम लहजा, सब कुछ सेम है इनका। ये सवाल है ही नहीं, ये तो सबको पता है। एबीपी न्यूज तो एक छोटा संस्थान है। एएनआई देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। एएनआई एथेनॉल पर एक वीडियो शेयर करती है एक बड़े अधिकारी का, पेट्रोलियम और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, उनसे जुड़े हुए। वो अधिकारी बताता है कि एथेनॉल की वजह से जो पेट्रोल का जो एवरेज है गाड़ियों का, वो 6 से 7% गिरता है। 8% भी गिर सकता है, और गाड़ी अगर पुरानी है तो और ज्यादा गिर सकता है। आधे घंटे बाद एएनआई खुद उस ट्वीट को डिलीट कर देती है। तो आप सोचिए कितना प्रेशर होगा। तो फोन करके आदमी क्या कहता होगा? थोड़ी कहता होगा कि भाई साहब आपने खबर कर ली, इसे डिलीट कर दीजिए। वो कहता होगा डिलीट कर। और ये मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। तो जब आपने चुना है नौकर बनना, देश की पत्रकारिता का पतन ऐसे नहीं हुआ है, उसने स्वयं चुना। यानी मजबूरी इन्होंने चुना है। ये इन्होंने चाहते कहा तो कि हम वो नौकर बनेंगे जो सोने की थाली में खाएगा, पर वो मालिक नहीं बनना चाहते जिसको खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, जैसे इस देश की जनता कर रही है। मीडिया और नेता के बीच का जो संबंध है वो सवाल और जवाब का है, और मीडिया और जनता के बीच का जो संबंध है वो मुद्दों का है। तो अब मुद्दों का संबंध मीडिया और नेता के बीच का है। नेता बताता है कौन सा मुद्दा चलाओ, और सवाल और जवाब आप पब्लिक से करते हैं। आप पब्लिक से पूछ रहे हैं अच्छा आप सीजेपी में आए, बताइए, अच्छा नीट का फुल फॉर्म बताइए। आप टीचर हैं, आप आईक्यू टेस्ट करने आए हैं, आप मुद्दा कवर करने आए हैं ना, आप कवर करिए मुद्दा। आप किसी का आईक्यू कैसे पूछने की कोशिश कर सकते हैं? मेरा मानना है कि अगर नीट प्रोटेस्ट में एक रिक्शे वाला भी आया है तो वहां वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आया। उसको नहीं पता नीट का फुल फॉर्म, पर वो चाहता है कि उसकी आगे आने वाली पीढ़ी नीट का फुल फॉर्म भी जाने और नीट परीक्षा क्लियर भी करे बिना लीक हुए। तो मैं उससे नीट का फुल फॉर्म पूछ के क्या करूंगा? वहां चुनिंदा कुछ हिंदू ग्रुप्स भेज दिए जाते हैं। हाँ। अब सोचिए कितना शर्मनाक है कि सोनम वांगचुक जैसा साइंटिस्ट, उसके 18 दिन का जो ज्ञान है वो किसी अच्छे काम में लग सकता था। वो यहां जंतर मंतर पर बैठा है, और लोग जो ट्रॉल हैं वो क्या कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक बाथरूम में जाके बर्गर खा रहे हैं, बाथरूम में जाके खाना खा रहे हैं। बाथरूम में खाना खाने वाले आदमी का 9 किलो वजन गिरेगा। ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि आप इतना कैसे निर्मम हो सकते हैं? आपके भी बच्चे हैं, इन पत्रकारों के बच्चे तो जिन्हें स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस साल की 6-7 लाख रुपए है। जो इस देश के 85% आदमी की इनकम नहीं है, उतना पैसा ये एक साल अपने बच्चों की फीस में दे रहे हैं। तो इनको इस शिक्षा का डर नहीं है। इनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका बोर्ड भारत के एजुकेशनल करिकुलम के हिसाब से चलता भी नहीं है। और ये लोग टीवी पे बैठ के राष्ट्र प्रेम, स्वदेशी और हिंदू राष्ट्र और भारत की बात करते हैं, जो अपने बच्चों को सही से हिंदी और सनातन परंपरा नहीं पढ़ाते होंगे। तो किस बात के आप पत्रकार और किस बात के हिंदू? इसको कहते हैं दुमुआ सांप। हमारे गांव में जिधर से मौका मिलेगा उधर से काटेगा। सही तो वही इस देश के पत्रकार कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ने जब नेशनल टेलीविजन ज्वाइन किया, आप दूरदर्शन में हैं, आपकी दृष्टि इतना दूर नहीं जा पा रही है। आप ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि प्रोटेस्ट जनता का है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। अच्छा, लेकिन एक और चीज आप देखिए, ये तो जो घोषित गोदी मीडिया है, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये कुछ भी इस पे ढंग की बात करेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक का इंटरव्यू अच्छे पत्रकारों ने भी किया है जिनका नाम है कि हाँ वो पढ़े लिखे बड़े पत्रकार हैं। वो जा करके वो भी पूछते हैं कि राहुल गांधी नहीं आए क्यों, राहुल गांधी नहीं आ रहे उस पर आप क्या बोलेंगे। वो बार बार पूछा जाता है सोनम वांगचुक से भी, और यही लोग अलग से भी सवाल पूछ रहे हैं अपने ट्विटर के जरिए या फिर सोशल मीडिया पे। अन्ना आंदोलन के समय के आप इंटरव्यूज देखिए, उसमें कहीं भी नहीं बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी जो विपक्ष में थे वो क्यों नहीं आए, राजनाथ सिंह क्यों नहीं आए, बाकी लोग भी क्यों नहीं आए।
तो हम जिन भरोसा आखिर हम किनके ऊपर करें? हमें ये पता है बिल्कुल सबको इकट्ठा होकर के इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, सीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन पूरे मुद्दे को इस पे लेकर के आ जाना कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चाहे ना हो, किसी को फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? ही इज द मेन कल्प्रिट, ही इज द रियल कल्प्रिट। तो इस तरह से जो बात घुमाई जा रही है, हम भरोसा किस पे करें और कैसे करें फिर? देखिए, सिलेक्टिव मीडिया अप्रोच कहते हैं इसको, और ये बात आप लोग भी समझिए। अगर राहुल गांधी उस प्रोटेस्ट में आते तो यही मीडिया कहती कि ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। यस है, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों की गूंज नाम से उनका इवेंट छात्रों के लिए नहीं चल रहा है। अब सवाल मेरा आपसे है कि आप उस इवेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि छात्रों की गूंज इवेंट राहुल गांधी या कांग्रेस का नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, मैं कांग्रेसी होने के नाते नहीं आया हूं, मैं एक छात्रों के मुद्दों को सुनने आया हूं। आप गए उस इवेंट में? यही तमाम सिलेक्टिव पत्रकार जो यहां पर आके पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि जहां छात्र राहुल गांधी के साथ खड़े हैं वहां आप क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल अभी तक नहीं आ रहे थे तो केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे हैं? अब केजरीवाल आ रहे हैं तो ये आपका प्रोटेस्ट है। मतलब आप या ये बोलिए या वो बोलिए, मीडिया का फिक्स है कि हमको सरकार की तरफ ही रहना है, और मेन कल्प्रिट जो विपक्ष का ही मेन आदमी कल्प्रिट होगा। विपक्ष है। अगर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। वहां पर बताया जा रहा है कि वहां मतलब हिंदूवादी संगठन के छोटे मोटे चिंटू मिंटू जो है ना, ये एक महिला है, मैं नाम अभी उनका भूल रहा हूँ, रिद्धिमा शर्मा है, एक ऐसी तमाम और 2-3 महिलाएं हैं, कुछ लड़के हैं, वो जाकर के वहां रैंडमली लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, पीट रहे हैं, कह रहे हैं जिहादियों की बात हो रही है। पेपर लीक में जो बच्चा मारा गया वो जिहादी था, हिंदू था ना, तब तुम कहां थे? वो 9 बच्चे जिन्होंने सुसाइड, निवेदिता, सुसाइड बहुत हीनियस क्राइम है, सही बात। आप उसको सुसाइड भले कह दें, पर वो मर्डर है जो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, मैं ये मानता हूं। बिल्कुल सही। सुसाइड कह के आप उनकी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। वो 9 बच्चों की मौत शहादत है उन 9 लाख बच्चों के लिए जिनका भविष्य कल बेहतर होगा। क्योंकि अगर वो 9 लोग अपनी जान नहीं देते ना तो ये सरकार सुनती भी नहीं, सुन तो खैर अभी भी नहीं रही। बिल्कुल, हाँ, तो जब 9 लोग मरे हैं, एक और मर जाए, क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं सुनेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये हिंदूवादी संगठन, ये सब वो लोग हैं जो एक पेड टूल पर काम करते हैं कि आप जाइए उस प्रोटेस्ट को मुस्लिम घोषित कर दीजिए, देखिए वहां लोग खाना खा रहे हैं। अरे भाई, जहां 2000 लोग रहेंगे वहां खाना खाएंगे। आपसे तो बेहतर है ना कि जहां प्लेन क्रैश हुआ था, 250 लोग मारे गए थे, हाँ, उस साइट पर प्लेन हटाने, मलबा हटाने, इंस्पेक्शन करने के जो टाइम लगा, उसमें 2.5 करोड़ रुपए का नाश्ता कर गए अफसर। 2.5 करोड़ रुपए का नाश्ता कर गए अफसर लोग। तो देश की जनता ये लंगर लगा के खाना भी ना खाए? ये तो मतलब ये ऐसा हुआ ना कि आप अनशन करेंगे तो बुरे हैं, खाना खाएंगे तो बुरे हैं, सरकार अच्छी है, मोदी जी पिता है, भाजपा हमारा धर्म है, क्योंकि पैसा यहीं से आ रहा है, फंडिंग यहीं से हो रही है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। सबको पता है जो सत्ता में होता है वही मीडिया को सब्सिडी और फंडिंग देता है, पर गलत इसमें है कि आपको लगता है वो पैसा मोदी जी का है, वो पैसा देश की जनता का है। और ये सोनम वांगचुक को हटा के अभिजीत दीपके को बैठाने पे क्यों लगे हैं? जैसे मैंने जब ट्वीट भी पढ़ा और जब मैंने शो भी देखा तो मुझे लगा कि सुधीर चौधरी कह रहे हैं वो क्यों है, इनको रखो, क्योंकि अभिजीत दीपका भी हो सकता है कि उनके प्रति, उनके पूरी पर्सनैलिटी को लेकर के भी कई दिक्कतें हैं, उससे हम लोग मना नहीं कर सकते। कांग्रेस को भी जिस चीजों से, जो कांग्रेस पुराने ट्वीट निकाल रही है, तो उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई, इस आदमी के साथ सब नहीं आएंगे जैसे सोनम वांगचुक के साथ आ रहे हैं। तो बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि अभिजीत दीपके को बैठा, वो मरा भी तो भी इतना नुकसान कम से कम हमारे लोगों को नहीं होगा। क्या ये रीजन है या कोई और कारण है? मैं ये बात कह रहा हूं कि अभिजीत दीपके अगर अनशन पे बैठ जाएं, ये 2 पत्रकार, पेड जर्नलिस्ट, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अब तो खैर अमन चोपड़ा भी शामिल हो गए हैं, सुशांत सिन्हा भी शामिल हो गए हैं, बहुत जल्दी रूबिका दीदी और अंजना दीदी भी आ जाएंगी सरकार को डिफेंड करने। ये लोग सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपकी बात मानकर अभिजीत दीपके भी अनशन पर बैठ जाते हैं तो क्या आप 6 के 6 लोग यहां पर आके इसे कवर करेंगे? बात तो इस पे होनी चाहिए ना कि मीडिया इस प्रोटेस्ट को कवर क्यों नहीं कर रहा है। कवरेज स्टेज की नहीं होती है, कवरेज स्टेज के इस तरफ जो हजारों छात्र मौजूद हैं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी मोटिव से आकर वहां खड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक का इंटरव्यू लेने से क्या होगा, अभिजीत दीपके का इंटरव्यू लेने से क्या होगा? मीडिया तो मुद्दों पे बात कर रही है, और मुद्दा युवाओं का है, छात्रों का है, देश की जनता का है, माँ बाप का है, बच्चों का है, रिक्शा वाले का है, ठेली वाले का है, हर उस आदमी का है जिसका बच्चा पढ़ता है और जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हर उस छात्र का है। तो उनसे सवाल क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए ना, वो आपको भगाते हैं ना गोदी मीडिया बोल के, क्यों भगाते हैं?
क्योंकि आप देखने में गोदी मीडिया नहीं लगते, आप हरकतों से गोदी हरकतों मीडिया। से है। अच्छा, एक और चीज है, अगर इस समय इनके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है और सबके लिए, पूरे देश के लिए हम भी मानते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है। लेकिन आपको याद होगा जब शुरू में खबर बाहर आती है तो लगभग 20 से 30 दिन, लगभग 1 महीने सारे मीडिया संस्थान के सारे एंकर चुप रहे, वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर चंपत राय, उसके बाद से फिर 7 लोगों को जब गिरफ्तार किया जाता है, 7-8 लोगों को, उसके बाद से इन्होंने बोलना शुरू किया। और एक चीज आप देखिएगा कि पहले जब भी राम मंदिर से जुड़ा कोई भी शो होता था, केवल मोदी जी की फोटो लगती थी, वो राम जी की फोटो से भी बड़ी होती थी। लेकिन अब जितने भी इनके शो हैं उससे मोदी जी गायब हो चुके हैं। चंपत राय लग जा रहे हैं, लग जा रहे हैं। हाँ, योगी जी भी। और अमन चोपड़ा की बात है, अमन चोपड़ा बहुत सांप्रदायिक बातें करते हैं। वो केवल ऐसा नहीं कि एक पार्टी के लिए बचाव करने या जो भी, वो बहुत सांप्रदायिक बातें करते हैं। वो उन्होंने लिखा है कि कालनेमियों की खैर नहीं। योगी को पता चल गया अब कालनेमियों की खैर नहीं। कालनेमियों की तरफ राहुल गांधी की फोटो है, अखिलेश यादव की फोटो है, और पीछे छोटे से चंपत राय हैं, और योगी जी तो है ही। तो इस तरह से जो चलाया गया, तो पहले लग रहा था ये बहुत भक्त बनते हैं, ये इनकी भक्ति, हालांकि बनते इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इनकी भक्ति नकली है, वो भी पैसों की वजह से ही है। लेकिन ये जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए थे, अब तो ये भी समझ में आ रहा है कि इनको हिंदुत्व से भी मतलब नहीं है। राम मंदिर को लेकर के जो पूरी कवरेज हो रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निवेदिता, बड़ी मजेदार बात यह है, सतीश महाना उत्तर प्रदेश में जो सदन चलता है उसके सभापति हैं। यस। वो कह रहे हैं कि चंदा उन लोगों का चोरी हुआ है जिन्होंने अच्छे मन से नहीं दिया था, जिनकी आस्था में कमी थी, हमारा तो चोरी नहीं हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि महाना जी ने ये कैसे जस्टिफाई किया कि जो चोरी हुआ है वो जनता का था, जो बच गया वो इनका था, यानी ये अपना वाला बचा के अलग कर दिए थे और बाकी चोरी करवाए। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। हाँ, देश की मीडिया, बड़े बड़े समझदार नेता वो कह रहे हैं कि चोरी किया हुआ पैसा हिंदुओं का था, चोरी किया हिंदुओं ने, तो कांग्रेस को क्यों समस्या हो रही है, अखिलेश यादव को क्यों समस्या हो रही है? क्यों अखिलेश यादव और कांग्रेस हिंदू नहीं है? ये आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि ये लोग अब सनातनी क्यों बन रहे हैं? पहले तो राम मंदिर का विरोध किए थे, इनके पिताजी गोली चलवाए थे। चौकीदार ही चोर है, तो हम भी चौकीदार बन रहे हैं देखने के लिए कि चोरी किसने की। भाई, राम किसी की बपौती थोड़ी है। राम मंदिर पर जो पैसा लगा है वो ना तो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, वो इस देश की जनता का पैसा है। हाँ। आस्था का पैसा है, मूर्ख बना के लिया गया पैसा है। और उस पैसे की अगर चोरी हुई है, ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, एक आदमी रिटायर हो गया, परिवार उसका सेटल्ड है, उसके पास 1-1.5 करोड़ की जमीन थी, उसने कहा मैं क्या करूंगा, उसने श्रद्धावश वो जमीन दान कर दी। वो कह रहा है मुझे रिग्रेट हो रहा है। बिल्कुल। देश के 10 बड़े मंदिरों में 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और 4000 टन सोना है, लेकिन ये 10 बड़े मंदिर एजुकेशन, हेल्थ के लिए क्या करते हैं, इसका 10% भी खर्च नहीं करते हैं। हर मंदिर ट्रस्ट के पास 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियां हैं, 5 स्टार होटल जैसा आलीशान रहने के लिए स्पेस है, और भक्त धक्के खा रहे हैं। देखे होंगे आपने वीडियो, भक्तों को कैसे दर्शन कराया जा रहा है, वीआईपी दर्शन का कल्चर चल रहा है। ये लोग कुछ नहीं है। जैसे आप ग्रो पे एसआईपी करते हैं ना, ये गॉड और रिचुअलिस्टिक एसआईपी कर रहा है आदमी, और उस एसआईपी का कोई रिटर्न नहीं है, रिटर्न सब इनके पास जा रहा है। ये भगवान और जनता के बीच के फाइनेंशियल ब्रोकर है, और वो सारा पैसा ये लोग रख रहे हैं। मीडिया का डबल स्टैंडर्ड आप देखिए। मंदिर की चोरी पर अमन चोपड़ा, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, इन सभी लोगों ने जो शो किया, ये कह रहे हैं कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हो चोरी हुई है। हाँ, अखिलेश यादव को किसने बताया चोरी हुई? अरे तो आप दावा कर रहे हैं क्या कि चोरी नहीं हुई है? आप सवाल क्यों पूछ रहे हो? हम सवाल ना पूछे तो क्या कहें कि वाह वंडरफुल, बहुत बढ़िया चोरी हुई। मोदी जी, ये आप कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते ना। हम तो पूछेंगे भाई चोरी किसने की। स्टेट में आपकी सरकार है, योगी जी का कानून बहुत टाइट है, मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, और राम जी को उंगली पकड़ा के ले गए थे ना, वो फोटो याद होगी आपको। हाँ। अब जब चोरी हो गई है तब सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक बड़ा बढ़िया मीम वायरल हो रहा है, भगवान राम फोन कर रहे हैं कि अरे हनुमान तुम कहाँ हो? बोले ये तो हमको लखनऊ में नितिन नवीन के कार्यक्रम में नचाने के लिए लेके आए थे। बोले अरे तुम्हें बुद्धू बना दिया, यहाँ मेरे घर में चोरी हो गई। भाजपा ही कह रहे हैं कि वो अंगद जी थे, हनुमान जी नहीं थे। कितना ड्रामेटिक है। अगर यही स्टेप किसी और ने लिया होता, कोई और नेता उसकी रैली में हनुमान जी नाच रहे होते, तो क्या मीडिया यही तरह से डिफेंड करता? आपको लगता है हनुमान जी का कपड़ा पहन के कोई अपने घर से मन से निकलता है कि नितिन नवीन जैसे आदमी, जिसको देश में 1 लाख लोग भी नहीं जानते होंगे, उसके सामने जाके नाचने लगे? पैसा लगता है ना कि भैया 2000 रुपए ले लो, आज जब गाड़ी आएगी तो नाचना।
यानी आप प्लान तरीके से भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक मोटिव को सिद्ध करने के लिए। तो ये गलत है और ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली चीज नहीं है। धर्म का इस्तेमाल आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप धार्मिक हो। जब आप ही असुर प्रवृत्ति के हैं तो ज्यादा दिन धर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये इतने शोज डेली शोज होते हैं, हर दिन कोई ना कोई एंकर रहता है टीवी पे। ये लोग टॉपिक डिसाइड कैसे करते हैं कि भैया आज क्या, जैसे बीच में बहुत युद्ध केवल युद्ध ही चला, फिर वरना पूरे टाइम तो भाजपा, तो परसेंटेज क्या होता है इनका कि कितना परसेंट किसको चलाना है? क्योंकि आप इस पे बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं, तो कितने परसेंटेज के हिसाब से कौन से टॉपिक को ये किस तरह से उठाते हैं? आइए, अंजना ओम कश्यप की पूरी प्रोफाइल यहाँ पर खुली हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये बताता हूं कि अंजना ओम कश्यप पर कंप्लेंट दर्ज करने का आदेश लखनऊ कोर्ट ने दिया। कारण क्या था? भारत विभाजन एक इन्होंने एपिसोड किया और उस एपिसोड के बीच उन्होंने रिलीजियस वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की। पत्रकार है। अक्टूबर 2025 लुधियाना में एफआईआर हुई वाल्मीकि समुदाय पे जातिगत टिप्पणी के लिए। ये तो दो इनकी उपलब्धियां हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए जो दो। अब आते हैं धार्मिक और बीजेपी अनुकूल डिबेट का परसेंट क्या है अंजना ओम कश्यप का? 45%। यानी आधी वफादारी जस्टिफाई हो रही है। अब इसके बाद लोगों को लगता होगा कि 55% जो मुद्दे हैं अंजना ओम कश्यप पर, उस पर वो कुछ काम की बात करती होंगी। तो आते हैं एजुकेशन और रोजगार पर 0, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 0, सरकारी स्कूल पर 0, इंटरनेशनल वॉर और राजनीति पर 30%, वित्तीय घोटालों पर 10%, घरेलू और चुनावी राजनीति 20%। इसमें कहां सरकारी स्कूल है, कहां सरकारी हॉस्पिटल है? दिल्ली में इतना बड़ा स्कैम हो गया 700 करोड़ का मेडिकल स्कैम, छोटा अमाउंट है, उस पर बहस नहीं हो रही है। शिक्षा का मुद्दा तो उठाई थी, कोचिंग माफिया हैं और कोचिंग मास्टर ही अपराधी हैं। हाँ, बिल्कुल उठाया था और उसके बाद बैकआउट भी करना पड़ा उस मुद्दे से। कोचिंग, मैं ये बात बार बार कहता हूं कि जो कोचिंग है वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था की बैसाखी है। अगर स्कूल बेहतर होते, कॉलेजेस बेहतर होते, तो कोचिंग खुलने का स्कोप ही नहीं बनता। जब लीक ही नहीं है तो एमसील क्यों लगाना पड़ेगा? लीकेज है ना सिस्टम में, आप ऐसा ड्राफ्ट ही नहीं कर पाए। आप सोचो ये दोहरी मार है निवेदिता, ये फाइनेंशियल हरासमेंट है। बिल्कुल, आप फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल, उसके बाद भी आपको पता है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली है, इसलिए आपको कोचिंग जाना पड़ रहा है। और ये दोनों पैसा आ कहां से रहा है? इसमें से किसी एक चीज के लिए आप लोन लेते हैं। सरकार की इकोनॉमी चल रही है कोचिंगों से, बच्चे लोन पर पढ़ रहे हैं और ब्याज किसके पास जा रहा है? बैंकों के पास। तो ये, उसके बाद भी इसका विरोध। मतलब आप स्कूल पर शो नहीं करेंगी, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के हालात पे शो नहीं करेंगी, और आप कोचिंग को दोष देंगी। तो इससे समझ में आता है ना कि आपका मालिक कौन है। अब इनका पूरा ग्राफ आपने देखा, इसमें कहां है जनता के मुद्दे? कहां है? क्या कांग्रेस बनाम बीजेपी जनता का मुद्दा है? नहीं है। क्या धर्म जनता का मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम जनता का मुद्दा है? क्या क्राइम जनता का मुद्दा है? नहीं। तो फिर मुद्दा जो है वो दिखाओ ना। बिल्कुल। पाकिस्तान से एक महिला इंडिया आ गई और उसने एक इंडिया के लड़के से शादी कर ली। 4 दिन इस पे बड़े पत्रकारों ने शो की। वो जब भी प्रेग्नेंट होती है तब शोज होते हैं, तब शो हो जाता है। लेकिन जो शो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हमें उस चीज से क्या लेना देना? किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांक कर हमें कौन सा हित सदेगा? लेकिन मीडिया का स्टैंडर्ड ऐसा ही है। अब इसके बाद आते हैं, एक ऐसी गन है हमारे देश में जो केवल और केवल विपक्ष की तरफ और जनता की तरफ चलती है। उस गन का नाम है अमीश देवगन। अमीश देवगन की पूरी प्रोफाइल देखेंगे तो इनके ऊपर, इनको 3 परमवीर चक्र मिले। अच्छा। पहला मिला फरवरी 2024 में 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, और जुर्माना इसलिए लगा कि श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में लव जिहाद कहकर सांप्रदायिक रंग देना। कोर्ट ने भी माना कि आपने लव जिहाद कह के सांप्रदायिक रंग दिया है। उसके बाद भी इस आदमी ने और इस टीवी संस्थान ने जनता के सामने आके माफी नहीं मांगी। और ये लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस पत्रकार पर इस चीज के लिए 50,000 का जुर्माना लगा है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो उन्हें पता चलेगा ना कि हाँ, इसने कुछ पाप किया है जिसकी सजा मिली है। तो पाप ही नहीं दिखाना है। और 50,000 रुपए इन लोगों के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जब सरकार की कृपा आप पर बरस रही हो तो फिर 50,000 रुपए क्या मायने रखता है? लेकिन सही और गलत तो कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरा परमवीर चक्र मिला दिसंबर 2020 में। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर खारिज हुई, हालांकि इसमें एक सूफी संत पर अपमानजनक टिप्पणी थी और हेट स्पीच थी। तीसरा मिला 2020 मई में मुंबई में एफआईआर
कुर्ला मस्जिद में नमाज पर फर्जी वीडियो था, फेक वीडियो फैलाया था, उसके लिए माफी नहीं मांगी, पर उस शो से वो क्लिप हटा दिया गया। आप सोचो, जो आदमी नमाज पढ़ने का फर्जी वीडियो लगा सकता है, जो लव जिहाद फर्जी बता सकता है, उसकी फैक्ट चेक करने की कैपेसिटी क्या होगी, और वो शो किस टेंडेंसी के साथ करने आता होगा। वो ये खबर लेके शो करने नहीं आता है, वो एजेंडा लेके शो करने आता है, फिर कहता है ढूंढो कहीं नमाज पढ़ने की वीडियो मिल रहा हो सड़क पे तो लगा देते हैं उसको। जानकारी का लेवल ये है कि इनको महात्मा गांधी का नाम नहीं पता है, पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। मैं कह रहा हूं इन्हें नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने कभी कागज पे देखा ही नहीं लिखा हुआ कि उनके चुनाव हलफनामे में उनका पूरा नाम क्या लिखा जाता है। जानकारी से ये लोग पत्रकार नहीं है, ये लोग एजेंडा से पत्रकार है। और जो लोग जानकारी वाले पत्रकार थे, हालांकि पत्रकार होते हुए मैं भी जो बात कह रहा हूं उसे भी आपको फैक्ट चेक करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूज में मेल्विन मेंचर और कैरोल रीच ने 2 थ्योरियां दी, एक है न्यूज वैल्यू और दूसरा है न्यूज एलिमेंट। न्यूज वैल्यू का पहला टर्म है ट्रूथनेस, वो है आज नहीं है, तो पहला टर्म ही होना चाहिए क्रॉस चेक और फैक्ट चेक। बिल्कुल। अगर आप किसी भी बात को सिर्फ मान लेंगे तो आप मेरे एजेंडे से चल रहे हैं ना। आप अपने मुद्दे पे मेरे डेटा को भी फैक्ट चेक करिए, आप लगाइए टीवी और एपिसोड खोल के देखिए प्लेलिस्ट में कि पिछले 20 दिन की प्लेलिस्ट रूबा लिकायत की कैसी चली हुई है। कोई घर आ रहा है तो उसको आधी ग्लास पानी दे रहे हैं और वो उधर गडकरी जी कह रहे हैं देश में पानी की कोई समस्या नहीं है। तो आपके मुद्दे का काउंटर किया, आपको गडकरी जी से सवाल करना चाहिए था कि आप कैसे कह सकते हैं मैं तो आधी गिलास पानी बर्बाद करने पे शो करके आ रही हूं और आप कह रहे हैं देश में पानी की कोई कमी नहीं है। आपने वो पता नहीं देखा कि वो जूस, जो नकली जूस आ रहा है उस पे शो करती हैं और कहती है कंपनियों का नाम नहीं बताऊंगी वरना वो दिक्कत कर देती है। आप पत्रकार हैं, आपका काम था ये कि आप ही एक्सपोज करती, जो चीज ऑलरेडी यूट्यूबर्स एक्सपोज कर चुके हैं, कोर्ट जा चुके हैं, इनकी नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है फूड रियलिटी करके, रमित एक हैं राजस्थान के, उस अकाउंट को चलाते हैं और रमित ने लगभग हर कंपनी के फेक प्रोडक्ट को एक्सपोज किया है। रामदेव के घी से लेकर के और आटा मैगी नूडल तक सब कुछ, हर तरह का जूस, हर तरीके की फ्लेवर्ड ड्रिंक, नाम ले लेकर के लगभग 7 से 8 तो उस आदमी पर एफआईआर और मानहानि के मुकदमे। उसने अपना घर बेच दिया केस लड़ने के लिए, लेकिन ये कंटेंट बनाना बंद नहीं किया। ऐसे लोग लड़ते हैं। आप एक पाठशाला चला रही हैं, एक तो सब टीचर क्यों बन रहे हैं? आप टीचर भी हैं और क्योंकि समझ में आ रहा है ना कि देश में टीचर्स को सुना जा रहा है। खान सर को लोग सुन रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति को सुन रहे हैं, कह के निकल लेते हैं यही लोग। कॉपी तो आप उन्हीं को कर रहे हैं। आप एक ऐसी पाठशाला चला रहे हैं जिसमें बच्चा सवाल नहीं कर सकता। कितना हास्यास्पद है कि देश में ऐसी पाठशाला का प्रचलित हो जाना जिसमें बच्चा क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप जो पढ़ा रहे हैं बस हम वही मान लें। बहुत सही बात कही थी रवीश कुमार ने कि अभी ये खबर दे रहे हैं, कल ही आपको पढ़ाने लगेंगे, और आज इन्होंने वो काम शुरू भी कर दिया है। मास्टर सुशांत सिन्हा, अरे आप पढ़ाने जा रहे हो तो कम से कम कोई एग्जाम तो क्वालिफाई करा होगा आपने, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, लेकिन आप टीचर बन रहे हैं। कल इन्होंने शो किया कि क्या हुआ कि सीजेपी प्रोटेस्ट की लंका लग गई। अब ये भाषा है एक पत्रकार की, और यही सेम सवाल पलट के कोई इनसे कर दे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। महिला पत्रकार तो तुरंत, जैसे आपको याद होगा अंजना ओम कश्यप को लगातार लोग ट्रोल भी कर रहे थे, तो एक महिला पत्रकार के साथ, जब चित्रा को किसानों ने दौड़ाया था, एक महिला पत्रकार के साथ, ये महिला पत्रकार तभी क्यों जागृत होता है जब आपसे सवाल पूछा जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि महिलाएं ही किसान आंदोलन में आ गई थी आपको भगाने के लिए, पुरुष तो थे ही नहीं वहां पे। एक महिला पत्रकार को अगर कुछ महिलाओं ने भगाया तो इसके कर्मों का नतीजा है। आप वहां पर जाके दिखा रही हैं, देखिए किसान गर्मा गर्म रोटी खा रहे हैं। अच्छा, गर्म रोटी निकाल के वो पहले रखें, ठंडी करें, फिर खाएं। कोई तर्क है इस बात का? आप उनसे जाके पूछो कि यार ऐसी क्या मजबूरी रही कि घर छोड़ के आपको सड़क पे खाना बनाना पड़ रहा है, पर आप कह रहे देखो यहां भी ये पनीर खा रहे हैं। मतलब आप चाहते हो इंसान की थाली में केवल आधी रोटी और कुछ खाना बना रहे और सारा सुख आपको मिले। आप अपना बढ़िया दफ्तर में बैठ करके बढ़िया वीआईपी कॉफी पीजिए, 50 लाख की गाड़ी से चलिए, और बोले दीज गरीब पीपल आर, कौन आ गया, और फिर जब उन्हीं लोगों के मुद्दों की बात करनी हो तो आप स्टूडियो में बैठ के फिर कर दें। हाँ, अरे ये लोग कह रहे थे ये कौन से किसान है जो इतने अमीर है कि इनके पास गाड़ियां हैं, कौन से किसान है? मतलब आप ये वही किसान है जो आपके घर में रोटी पहुंचा रहे हैं। निवेदिता, बड़ी सही बात है कि बिकने के दौर में सब बिक रहा है।
मंत्री, नेता, पत्रकार और अधिकारी। सवाल यह था कि कब आएगी किसान की फसल बिकने की बारी। 2.5 गुना दाम दे रहे थे प्रधानमंत्री, सांसदों और विधायकों को दे दिया कि 2.5 गुना ले लो, हमारी पार्टी में आ जाओ। किसानों को नहीं दिया 2.5 गुना। आज भी उसी की तो लड़ाई हो रही है। आप देखिए छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, लोग सोए हुए हैं चिताओं पर अपना घर छोड़ करके जी जमीन की लड़ाई के लिए। जी 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 क्योंकि उनको पता है, उनको 1 एकड़ का 5 लाख रुपया दे रहे हो आप। कोई तर्क है उस 5 लाख में वो आदमी अपना घर भी नहीं बनवा पाएगा, रोजगार भी नहीं कर पाएगा। उस पूरे परिवार की कमाई ही वही जमीन है जिससे उसका परिवार चल रहा है। तो वो क्यों ना चिता पे लेटे, क्यों ना आत्मदाह करे, क्यों ना मरने का प्रयास करे। और पूरे देश की मीडिया नहीं जा रही वहां, कोई कवरेज नहीं। देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, यही कार्ड दिखाया था ना बीजेपी में, लेकिन वहां जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आदिवासी नहीं है। तो चाल चेहरा चरित्र का अंतर है। सिंबॉलिकल सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। आपको वहां जाना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए कि यार ऐसी क्या स्थिति आई कि देश में 60 साल, 65 साल, 40-45 साल के बुजुर्ग, महिला, पुरुष नदी में चिता लगा के लेटे हुए हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन 5 लाख रुपए में अपनी जमीन नहीं देंगे। फांसी सत्याग्रह भी जमीन शुरू नहीं कर देंगे। चुके हैं वो लोग। फांसी सत्याग्रह ऐसे विजुअल आ रहे हैं, बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है कि इस देश की आबादी, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो लगता है देश के हालात बहुत खराब है, और टीवी पे देखते हैं तो लगता है कि अरे मोदी जी और भगवान के बीच में चर्चा चल रही है। आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, अब तो ऑडियो भी म्यूट कर दिया जाता है ना। तो बस आप देख के मजा लीजिए। लेकिन अभी ना एक एक्टिंग भी आप देखिए कि जनहित की बात करने की एक्टिंग की जा रही है, इसलिए पाठशाला जैसे शोज लगातार बन रहे हैं, बस यहाँ से वहां स्वैप हो गया है। तो जैसे रूबिका लियाकत की, उन्होंने इथेनॉल की भी बात की, भले ही सरकार की तरफ से की, वो कह देंगे कि हमने इथेनॉल पे बात की है, हम पानी बचाने की बात कर रहे हैं। रूबिका के जो टॉपिक्स होते हैं वो दिखाना चाह रही हैं कि भाई देखो हम तो जनहित की बात कर ही रहे हैं, बाकी पॉलिटिक्स की बात तो करनी पड़ेगी। उनके टॉपिक्स का परसेंटेज किस तरह से है? यहाँ सब लोग सुन रहे हैं शो को, मैं 2 टास्क देता हूं, आप में से कोई भी ये टास्क कर ले, आपको जवाब मिल जाएगा। टीवी में मान सकता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरा देश देखता है, पर वहां पर आपके पास फीडबैक और जवाब देने का ऑप्शन नहीं होता, आपकी मनमानी चल जाएगी। आप इन सभी पत्रकारों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चले जाइए, इंस्टा से शुरू करिएगा और इनकी किसी भी पोस्ट में जाकर के बस 50 शुरू के कमेंट पढ़ लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि जनहित के मुद्दे उठाने से जनता आपको कितना प्रेम करती है। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मैं यहां ले भी नहीं सकता। तो लगातार आपको जनता का प्रेम, स्नेह और सम्मान तो कमेंट बॉक्स में मिल ही रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जनहित आपका कितना स्तर पे है। किसी भी पत्रकार का मैं कह रहा हूं, आप चले जाइए, इंस्टा प्रोफाइल उठाइए और जाके कमेंट पढ़ लीजिए। इंस्टा प्रोफाइल में क्यों कहता हूं? क्योंकि यहां भी एक सिलेक्टिविज्म है। ट्विटर पर देश की वो पॉपुलेशन मौजूद है 1% जो या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, या फिर पॉलिटिक्स को समझती है, जिसका वोट आप पोस्ट करके डिलीट नहीं करा सकते, ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो अपने व्यूज लेके ट्विटर पर आया। लेकिन इंस्टा पर वो आबादी है जो वोटर है, हाँ, जिसको जरूरत है, कम पढ़ा लिखा, गरीब तबका, जिसको एजुकेशन सरकार नहीं दे पाई, वो देश की 85% आबादी का प्लेटफॉर्म है। तो जब कोई कहता है कि आप ट्विटर पर नहीं, इट्स वेरी एलीट प्लेटफॉर्म, आप तो नहीं, मुझे उस प्लेटफॉर्म पर होना है जहां पर इस देश की जनता है, और वो आपको आईना दिखा रही है बार बार। आप जाके अपना कमेंट पढ़िए। इन सभी पत्रकार, 7 बड़े पत्रकार अगर रोज अपनी इंस्टा के कमेंट पढ़ ले तो ना अपने चेहरा आईना में देख पाएंगे, ना अपने परिवार और अपने बच्चों को मुंह दिखा पाएंगे। इतना इन लोगों के खिलाफ हेट है, और हेट ऐसे नहीं आता है। हेट आपके 10 साल की पूरी प्रैक्टिस से दिखाई देता है। यही सुशांत सिन्हा थे ना जो राहुल गांधी को चॉकलेटी और इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड और मोस्ट डिमांडिंग बैचलर बता रहे थे, डिंपल वाली स्माइल का। और यही सुशांत सिन्हा आज कुछ और कह रहे हैं। क्यों? ये तो पप्पू डायरेक्ट बोलता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे आप आज पॉलिटिक्स में हैं, तो आप पॉलिटिक्स की बुराई नहीं करेंगी, सैलरी मिल रही है आपको। कल आप किसी और संस्थान में जाएंगी तो उसकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी मिल रही है। हम एबीपी न्यूज का हिस्सा थे पर हम बुराई करते हैं। तब नहीं कर रही थी ना जब आप वहां थी, इसीलिए तो छोड़ा या छुड़वाया गया मुझसे। यही बात वो बाद में डिस्कशन होगा कि जहां से मनी का फ्लो बनता है, ये पत्रकार उस तरफ चले जाते हैं। और जब इतना पैसा इंक्लूड है, टीवी 3000-4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से चलने वाला संस्थान है, आप उसको लॉस में नहीं चला सकते, आपको प्रॉफिट में चलाना पड़ेगा। और प्रॉफिट में चलाने के लिए आपको किसी उद्योगपति के साथ देना पड़ेगा, और उद्योगपति किसी सरकार का साथ दे रहा होगा, आपको सरकार का साथ देना पड़ेगा। देश की मीडिया ने पतंजलि पर कितने शो किए, मुझे आप बताइए।
याद ही नहीं है मुझे, जबकि मैं टीआर फोबिया के लिए रिसर्च भी करती हूँ, नहीं याद है मुझे। देखिए, पतंजलि का सरसों तेल सब स्टैंडर्ड घोषित हुआ, फसाई ने सब स्टैंडर्ड घोषित किया 2015 में। इंस्टेंट नूडल 2016 में फसाई ने इसको भी सब स्टैंडर्ड घोषित किया, अनुमति के बिना अप्रूव किया था इसलिए। उसके बाद आंवला जूस 2016 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने बिक्री बंद करवाई। किसने बंद करवाई? डिफेंस मिनिस्ट्री के सीएसडी ने। उसके बाद आती हैं 3 दवाएं 2016-17 में, लिपोडोम, लिवोग्रिट और एक और दवा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कार्यवाही की, बंद करवाई। कोरोनिल 2020, कोरोना ठीक कर रही थी ना, यूएस भी भेजने वाले थे कि अमेरिका में ज्यादा मौत हो रही थी। अमेरिका का ये जो आपका पागलपन है आप अपने पास रखिए। बिल्कुल, ये भी केस हुआ इस पे फेक विज्ञापन के लिए। सोन पापड़ी 2019 से 2024 में सैंपल लिया गया, नेशनल फूड लैब गाजियाबाद ने फेल घोषित किया। 3 लोगों ने 6-6 माह जेल काटी। रामदेव जेल क्यों जाएंगे? छोटे मोटे लोग जाएंगे। दंत मंजन 2024, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, शाकाहारी ग्रीन डॉट लेवल पर मछली का अर्क मिस ब्रांडिंग का आरोप, यानी आपने देश के हिंदुओं का भी अपमान किया। उसके बाद आते हैं लाल मिर्च पाउडर 2025, फसाई ने बैच पूरी तरह से रिकॉल करवाया, फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन पाया गया। गाय का घी 2025 में उत्तराखंड कोर्ट ने 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 11 लाख हरिद्वार कोर्ट में जुर्माना दिया, 1,40,000 गाय के घी के लिए दिया, 40,000 जेल, 40,000 प्लस जेल सोन पापड़ी के लिए। इनमें से कोई भी खबर आप दिखाइए टीवी मीडिया चैनल पे चलिए, और ये सारी चीजें खुलने में भी तो रही हैं अभी, क्योंकि रामदेव ऐड देते हैं। हाँ, आप हर टीवी चैनल के ऐड देखिए ना, पतंजलि खबरें का नहीं ऐड आता देखेंगे है। लेकिन एड्स तो सबके लैपटॉप पे लिखा होता है, लिखा होता है। पतंजलि। अब इन पत्रकारों की क्या हैसियत है? इनकी सैलरी से ज्यादा का विज्ञापन मिल रहा है संस्थान को। इनमें हिम्मत है कि इनमें से कोई भी खबर दिखा ये दे। इन्हीं विज्ञापनों पे जिंदा है, क्योंकि जब आप देखते हैं, डिटेल देखें तो ज्यादातर न्यूज चैनल घाटे में चल रहे हैं। जो व्यूअरशिप का दावा करते हैं तो वो सरकारी ऐड और बाकी कंपनियों के ऐड पे चल रहे हैं वो। तो फिर पर ये सवाल उठना चाहिए ना निवेदिता, पतंजलि 2011 में 100 करोड़ की कंपनी थी, 2016-17 में 10,217 करोड़ की कंपनी बनी। कैसे बन गई? सरकार ने पतंजलि पर कृपा की, पतंजलि ने चैनलों पर कृपा की और चैनलों ने हमारी ऐसी तैसी की। आप लोग अगर रूबिका लियाकत फूड के सभी प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन कर रही थी तो पतंजलि का घी उन्हें दिखाई नहीं दिया गया? वो खुद खाती हैं। अरे नहीं है, तो आप फिर ऐड क्यों नहीं करते पर दिखाई यूज दिया? नहीं करते, वही सीन है। आपको दिखाना चाहिए था ना। और यही सवाल मेरा देश के तमाम लोगों से, अमिताभ बच्चन ने पूरा शो किया, बताया कि सोनम वांगचुक ही इज अ मैन ऑफ मैनी विजन और ये साइंटिस्ट हैं, आर्मी के लिए ये कर दिया, युवाओं के लिए ये कर दिया। आज जब वो आदमी मरने की कगार पर खड़ा है तो आप कहते हैं कि आप शहंशाह हैं, यंग मैन है, एंग्री यंग मैन है। आपके मुंह से एक जबान से शब्द नहीं निकल रहा सोनम वांगचुक के लिए, यानी तब आप बैठ के एक्टिंग कर रहे थे और रियलिटी में ये आप हैं। कम से कम आप जिस आदमी की तारीफ करके उसके साथ खड़े हुए थे, आज उसकी मौत से पहले एक बार उसके साथ खड़े हो जाइए, वरना कल को जब वो आदमी नहीं रहेगा तो आरआईपी लगाने के बाद भी लोग आपको नहीं बख्शेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार आपका, अमिताभ बच्चन का सरकार क्या छीन लेगी यार? अब इस उम्र में आके आपके पास क्या बचा है इज्जत के अलावा? वो भी आप खो रहे हैं लोगों की नजरों में। आमिर खान ने इतनी बड़ी फिल्म बनाई ऑल इज वेल, बट ऑल इज नॉट वेल राइट नाउ। अब जरूरत है देश को, देश के स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की, कि वो सोनम वांगचुक के साथ खड़े हो और छात्रों के साथ खड़े हो। हटाइए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी सारी पार्टियों को, पर इस मोटिव के साथ तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना। दलजीत दोसांझ हैं, वो कह रहे हैं ब्रो आई एम आर्टिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? मंटो ने कहा था वो कला किसी काम की नहीं जो प्रतिरोध नहीं कर सकती है। तो आप किस कला का इतिहास पढ़ के आए? इन्हें हॉलीवुड से सीखना चाहिए राघव। वो जिस तरह से ट्रम्प पे डायरेक्ट अटैक करते हैं कि फासिस्ट कहते हैं वहां के एक्टर्स, ट्रम्प को डायरेक्ट फासिस्ट कहते हैं। वो हमारे वहाँ यहाँ वाले जो है वो दुबई शिफ्ट हो, जैसे माधवन दुबई शिफ्ट हो गए बच्चे का करियर बनाने के लिए, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। विराट कोहली इतने बड़े स्टार है, मतलब उससे बड़ा स्टार कोई है ही नहीं। किस बात के स्टार है भाई? उस देश में रहते भी नहीं, चले गए वो। लेकिन हाँ, वही फिर बीच में मोदी जी के लिए आप बोल देंगे, वो भी इस देश में नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को स्टार नहीं कहना चाहिए, भगोड़ा कहना चाहिए। आपने इस देश से करोड़ों अरबों रुपए कमाए और अब आप जाके इस देश के बाहर कहीं सेटल हो गए, उसे आप सेटल होना कहते हैं। मेरी नजर में उसका है भगोड़ा होना। और ये पैसे सरकार ने इनको ना फेम दिया ना पैसे। आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी अगर जनता नहीं जाएगी, तो जनता की वजह से आप स्टार हैं। ये पेबैक का टाइम है। हाँ। आपको पेबैक करना है। विराट कोहली का एक जूता 9,223 रुपए में बिकता है और इस देश की 60% आबादी एक महीने की इतनी कमाई नहीं रखती। तो ये जूता बनाया था या जूता मारा था?
ये सवाल भी तो होना चाहिए ना। एक दिन में आपने 153 करोड़ रुपए कमाए, तो अगर जिन लोगों की पॉकेट से वो पैसा निकला उनके लिए आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो आप किस बात के स्टार हैं, किस बात के सेलिब्रिटी हैं? मैं सोचता था कि हीरो हैं शाहरुख, सलमान, आमिर, हीरो से अच्छे तो विलन हैं। प्रकाश राज कम से कम आए तो, चतुर, खड़े तो हुए वो स्टेज पर, उन्होंने लड़ाई लड़ने की बात तो की। तो जो रियल लाइफ में हीरो है वो हीरो है ना। सही बात है। आपके हीरो बनने से क्या होता है? शाहरुख ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई जवान, उंगली उठाइए, आज क्या कट गई उनकी उंगली? आज नहीं उठ रही है। ये सवाल इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। इन सेलिब्रिटीज से कोई नफरत नहीं है, लोग आज भी इन्हें इतना प्यार कर रहे हैं, पर क्या आपके अंदर सेल्फ इनलाइटमेंट, आपकी आत्मा पर दुख नहीं होता? ये 9 बच्चे जो मर गए, इन्होंने कभी आपकी मूवी देखी होगी, कभी अपने कमरे में किसी ने पोस्टर लगाया होगा आपका, शाहरुख का, सलमान का, किसी और सेलिब्रिटी का। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि इनकी मौत पर आप भी इनके साथ खड़े हो ताकि आगे से कोई बच्चा ना मरे? बिल्कुल, मसला ये बिल्कुल सही बात है कि आप नेता नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं जरूरत है, लेकिन मसला है समर्थन का। आपको अगर आपका समर्थन मिलता है तो एक बड़ा क्राउड आएगा, उससे सरकार पे भी प्रेशर बनेगा और ये भी दिखेगा कि हाँ, बच्चे अकेले नहीं है। लेकिन राघव, एक और चीज है ना, बहुत अच्छी है, जो बीच बीच में प्रधानमंत्री भारत आ जाते हैं, वरना तो बाहर ही रहते हैं। संक्षिप्त यात्रा जब भारत की होती है फिर बाहर जाते हैं, आप देखिए वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल नाच गाना शुरू हो जाता है स्टूडियो में कि बस मोदी इज द बॉस, और इससे बढ़िया कोई नहीं है, तो ट्रंप की लग गई तो चीन की लग गई, इस तरह की भाषा भी यूज होती है। लेकिन बीच बीच में वहां की मीडिया जो है विदेशों की, वो रियलिटी चेक देते रहती है। चाहे नॉर्वे की बात हो, चाहे न्यूजीलैंड की बात हो, ऑस्ट्रेलिया से लगातार वीडियोस आ रहे हैं कि वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी जी को खासतौर से, और पूरे मीडिया को कह रहे हैं कि भाई आपके प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते, क्यों नहीं लेते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और एमईए वाले ऐसा ऐसा जवाब देते हैं, वो तो आपने देखा ही, लगता ही नहीं कि एमईए का सेक्रेटरी बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। हम उनको तो बाकी मीडिया वालों की तरह ये तो नहीं कह सकते भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, वो टॉप के लोग होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के। उन लोगों का जो जवाब है, यहाँ वाले फिर उस पे सवाल नहीं करते हैं, वो मीडिया पे सवाल करने लगते हैं कि ये अपने आप को नंबर 1 समझती हैं प्रेस फ्रीडम में। अरे नॉर्वे नंबर 1 था और है, इसीलिए हेलिंच जो दावा कर रही है ना, वो सही भी है। तो ये नेता की जगह जो इस तरह से मीडिया पे अटैक करते हैं, उसका कारण क्या है? और देसी वर्सेस विदेशी मीडिया में आप किस तरह इस पूरे डायनामिक को देखते हैं? कितना दर्द भरा होगा मीडिया के अंदर जब एमी ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। मिडिल मैन कौन है? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री इस देश की मीडिया को दलाल कह रहा है, और मीडिया कह रही है वाह मोदी जी क्या बात कही आपने, हमारा असली पहचान आपने हमें बता दी। देश की मीडिया में विद्रोह होना चाहिए था। देश की मीडिया का काम है ना कि सिलेक्टिव चीजें जनता तक पहुंचाना जो उसके हित की हैं। प्रधानमंत्री तो स्वतंत्र है, वो सदन में गाली भी दे सकता है, पर सदन की कार्यवाही से हटाने का काम किसका है? सभापति का। तो प्रधानमंत्री तो 100 झूठ भी बोल सकता है, जनता तक सच पहुंचाने का काम किसका है? मीडिया का। मीडिया को प्रधानमंत्री ने दलाल कह दिया एलीट वर्ड्स में, और देश की आबादी को अनपढ़ कह दिया एलीट वर्ड्स में। आबादी अनपढ़ है, मीडिया दलाल है, तो इसका जो मालिक है वो क्या होगा? अगर देश की आबादी अनपढ़ है तो इसका दोषी कौन है? प्रधानमंत्री। अगर देश की मीडिया मिडिल मैन है तो इसका दोषी कौन है? प्रधानमंत्री। तो आप उसका भी क्रेडिट लीजिए ना। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पीएम मोदी इज जस्ट लाइक अ रॉक स्टार। वो रेड कारपेट पे उतरते हैं, शोज करते हैं, लोग उनके साथ डांस करने के लिए अलग अलग प्लेन से लोग लाए जाते हैं, और इन्होंने बोला कि रॉक स्टार बोला जा रहा है। समस्या ये है कि प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, तो अब 8 घंटे के विजिट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? या तो आप मनमोहन सिंह हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो कि आपका इंट्रोडक्शन हो द मिसाइल मैन, द साइंटिस्ट, या फिर मनमोहन सिंह हो कि द मैन हु हैज अ ग्रेट नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज में जिनके रिसर्च पेपर पढ़ाए जाते हैं। लोग सुनने के लिए बैठे हो आपको, लोग तो जानते हैं कि अभी टीपी लगेगा और उसको फिर काट के चलाना पड़ेगा, टीपी ना मीडिया काट के चलाएगी, फिर आप टीपी से पढ़ेंगे। तो इतना बोरिंग, अगर हम ही यहाँ टीपी लगा के और सामने दिखा के पढ़ने लगे तो कौन ये शो देखेगा? तो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल स्तर पर बस इतनी है कि ऐसे ऐसे उंगली करके अच्छी अच्छी तस्वीरें आ जाएं, फिर यहाँ उन तस्वीरों को अच्छे अच्छे से लोगों तक पहुंचा दिया जाए, और बस उसके अलावा कुछ नहीं। मेलोडी अगर पैक इतने करना अच्छे लेके संबंध जाना है, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं बार बार कि पीएम इज अ डिक्टेटर, पर मैं इस शब्द का विरोध करता हूं। डिक्टेटर ताकतवर होते हैं, डिक्टेटर खामेनेई जैसे होते हैं। डिक्टेटर ऐसे नहीं होते कि ट्रम्प बोले मोदी इज अ गुड मैन, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, और आप कहें कि कैसे हैं सर। ये डिक्टेटर नहीं, ये एक मिडिल मैन का,
या फिर कॉरपोरेट ब्रोकर का स्टाइल है। फिर ये क्यों कह रहे थे इस बार ट्रम्प को औकात दिखा दी, गले नहीं अभी लगा? टैरिफ लगा दिया ना, लगा दिया ना टैरिफ। आप क्या आपने कर लिया हासिल? इतने लंबे इन्वेस्टमेंट का आपकी एक ट्रिप पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, प्लेन जा रहे हैं, आपका मन है तो लोग डांस करने के लिए भी जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद मोदी जी अपने साथ चिड़ियाघर लेके भी चल सकते हैं भाई, मोर के साथ। अब मुझे अमेरिका में भी एक तस्वीर खिंचानी है, इधर से एक चीता गुजर जाना चाहिए जो कूनों में छोड़े थे। अब धीरे धीरे उनका स्तर और बढ़ रहा है ना। राहुल कमल हाथी का खाना खा ही चुके हैं। हाँ, खाए तो थे। अब मेरा सिर्फ देश की मीडिया, अमन चोपड़ा की प्रोफाइल सामने आ गई तो मुझे लगा इसको भी एक बार एनालाइज वो कर तो लेते सीधे हैं। कि अब कोई मौलवी नहीं बचेगा। इनको भी 3 मियां भाई राष्ट्रीय नहीं सम्मान बचेगा। मिले हैं। पहला मिला है फरवरी 2023 में, एनबीडीएसए ने एक ही शो पर 5 अलग आदेश दिए। क्यों? बार बार मुस्लिम समुदाय को डेमोनाइज करने वाला कंटेंट, गरबा जिहाद, पुलिस की सार्वजनिक पिटाई का महिमा मंडन। दूसरा परमवीर चक्र मिला इन्हें फरवरी 2024 में, 50,000 रुपए का जुर्माना लगा। न्यूज 18 इंडिया में थे तब ये। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लव जिहाद कहने का रंग। आप याद रखिएगा, यही काम एक और पत्रकार ने भी किया था। ठीक है। नवंबर 2021 में व्यापक आलोचना, औपचारिक जुर्माना दर्ज नहीं हुआ पर वीडियो चैनल से खुद हटाया। थूक जिहाद, खुद वीडियो हटा लिया और माफी नहीं मांगी इस आदमी। पर उस थूक जिहाद का असर क्या हुआ? देश के तमाम गरीब मुसलमान जो रेहड़ी ठेला लगाते थे, उनकी बिक्री 50% हो गई। आपकी एक फेक न्यूज से इस देश की 20 करोड़ आबादी का आर्थिक संकट पैदा हो रहा है और उस पर आप कोई सवाल नहीं कर रहे हैं कि आपने फेक न्यूज फैलाई थी। मतलब इस पर कार्यवाही होनी चाहिए निवेदिता। कम से कम झूठों को झूठा कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना। अब इनके शोज पर आते हैं। धर्म और संप्रदाय 40%, एजुकेशन पेपर लीक पर 0, महिला सुरक्षा पर 0, सरकारी स्कूल पर 0, आतंकवाद पर इन्होंने 44% काम किया है और क्राइम पर 33%। तो वो ऊपर वाला और 44 पर 40-44 दोनों सेम ही है, क्योंकि आतंकवाद के नाम पे ये मुसलमानों को ही टारगेट करते रहते हैं। ठीक है। तो अब इनका एजुकेशन, महिला सुरक्षा और सरकारी स्कूल पर ना करना देश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे गद्दारी है। बच्चे इनके भी किसी इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ते होंगे, सरकारी स्कूल या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि वहां पढ़ेंगे तो इतना गाली कौन सुन पाएगा अपने पिता के कर्मों की। सही बात है। और वो जिस एलीट क्लास में पढ़ रहे हैं वहां के लोगों को जनता से लेना देना ही नहीं। तो ये जो गैप धीरे धीरे बन रहा है, एक 3 लोगों का संगठन बन रहा है, उद्योगपति, मीडिया और सरकार, जो टॉप पर एकदम अपर क्लास एलीट सुविधाएं भोग रहे हैं। वो जो उड़ने वाली बस ला रहे हैं ना गडकरी जी, वो इन्हीं 1% लोगों के लिए। हम लोग तो खाली जैसे बचपन में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखते थे ना, कि वो जा रहा है, बस वैसे ही उस बस को देखेंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में बैठेगा और उत्तर प्रदेश में बने हुए 7 एयरपोर्ट बंद हो गए। सवाल किया किसी ने? नहीं किया। क्यों? चैनल थोड़ी ना बंद कराना है। चैनल नहीं बंद कराना है। अमन चोपड़ा हो जाते हैं तो अब कोई खास पत्रकार नहीं बचता है। इसके बाद जो भी लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इनकी भी नहीं है, पर उनसे एजेंडा नहीं फैलवाया जा सकता है। इसके बाद ये छोटे छोटे जो यूट्यूब और इंस्टा पर क्रिएटर आते हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं सही से कुछ शब्दों को, वो बताते हैं कि देश में हिंदू खतरे में है। बताइए कैसे एक बाबा कह रहा है कि आमिर खान को जो मारेगा उसे मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा, खुले ये संत कहला रहे हैं। और वो संत है और उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं है। नहीं, लेकिन बीच बीच में आप देखिए चैनलों का एक बहुत बढ़िया मुझे स्कीम आप कह सकते हैं दिखाई देती है कि एक एंकर रख देंगे जो इधर वालों को खुश करते हैं, एक एंकर रख देंगे जो उधर वालों पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, जैसे एबीपी न्यूज़ इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाई देता है। एक बड़ी एंकर हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से सरकार परस्त हैं। एक एंकर हैं और एक उनके मेल एंकर हैं, वो बिल्कुल सरकार से सवाल भी पूछते हैं, लोगों की बात भी करते हैं। और ऐसा केवल एबीपी न्यूज़ के साथ ही नहीं है। आप देखिएगा जैसे बीच में अर्नब बहुत तेज उधर पलटी मारे थे जब इंडिगो वाला मसला चल रहा था, सरकार पे बहुत भयंकर वो क्वेश्चन करते हुए नजर आए थे। लोग एकदम लहालोट हो गए कि लग रहा है पुराना अर्नब इज बैक। अभी मेघा प्रसाद का चल रहा है कि दिस इज जर्नलिज्म। लेकिन भाई यही अगर जर्नलिज्म है तो इधर से आके फिर उधर क्यों चले गए? और ये किस तरह की योजना बना करके की जाती हैं चीजें? देखिए, पब्लिक का गुस्सा मैनेज करना होता है, ये टैक्टिक्स है। जैसे खाने में लाल मिर्च थोड़ी डालना पड़ता है, तो थोड़ा तीखा रखना पड़ता है चैनल को, ये दिखाने के लिए। कभी कोई कहे कि आप दलाल हैं
तो आप वो एक शो बचा के रखते हैं कि देखो भैया हमने पूछा था, और 99 शो में जो आप करते हैं वो आप जस्टिफाई नहीं करेंगे। आपको डेटा बताता हूं निवेदिता, एबीपी न्यूज ने, जिसको सरकार फैमिली 99.99% होल्ड करती है, यानी एक परिवार इस देश के एक बड़े मीडिया चैनल का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, इसको भी मोनोपोली कहते हैं। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का इनका डेटा नहीं है फिलहाल, लेकिन 13 बार 2023 से लेकर के अब तक फेक न्यूज चलाई है। 13 बार। माफी कितनी बार मांगी? 0 बार। ऑब्वियसली न्यूज 18 इंडिया, मुकेश अंबानी के पास 56 से 57% का स्टेक है, यानी अब जियो को लेकर के कोई बैड न्यूज आपको न्यूज 18 पर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इन्होंने 21 बार फेक न्यूज चलाई है। माफी कितनी बार मांगी? 1 बार भी नहीं। नो अकाउंट। इंडिया टुडे टीवी, अरुण पूरी फैमिली का पूरा टेक ओवर है। इनका भी कंफर्म नहीं है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड कितना दिया है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा है, बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन 2023-24 तक इन्होंने भी 10 बार फेक न्यूज चलाई। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है ना राघव, आप देखिए कि इंडिया टुडे आज तक फेक न्यूज फैलाते हैं, लल्लन टॉप उसको क्रॉस चेक कर देता है, दोनों एक ही संस्थान देखिए है। घर में धंधा बना रहना चाहिए। एनडीटीवी, अडानी ग्रुप ने 64-65% टेक ओवर कर लिया। बहुत आरोप लगे, अंततः बरी हो गए ना बाइज्जत, यानी कॉन्स्पिरेसी थी। एनडीटीवी ने अभी तक फेक न्यूज नहीं चलाई थी। अब क्या है, वो पाकिस्तानी टैंक स्टोरी करते हैं कि इंडिया के टैंक पाकिस्तान में घुस गए, लाहौर पर कब्जा हो गया, आसिफ मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शो चलाने वाले लोग हैं। इसके बाद टीवी 9 भारतवर्ष, मेगा इंजीनियरिंग, और ये वही मेगा इंजीनियरिंग है जिसने 584 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिया है। अब बताइए ये चैनल कैसे सवाल करेंगे? लास्ट आपका बचता है इंडिया टीवी, तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। आपको इस पूरे प्रोटेस्ट में देश की दूसरी अदालत चलाने वाले पत्रकार रजत शर्मा किसी भी नेता से सीजेपी प्रोटेस्ट और छात्रों के सुसाइड पर सवाल करते नहीं दिखाई। ये भाजपा के सीनियर नेताओं के पुराने दोस्त रहे, मतलब चडी बडीज जिनको कहते हैं। हाँ, जेटली जी के अच्छे मित्र रहे, पर उससे ये बात तय थोड़ी होती है। सांप से दोस्ती कर लीजिए आप, तो आप लोगों को डसने थोड़ी लगेंगे। मैं जेटली जी को सांप नहीं कह रहा हूँ, पर मैं देश के हर एक नेता को सांप कह रहा हूँ। बिल्कुल। और पत्रकार की नेता से दोस्ती इसलिए होनी चाहिए कि वो क्या बात है जो जनता को नहीं पता है, बता दो। इसलिए नहीं कि वो क्या बात है जो मैं इनको बता दूं, जनता मूर्ख बन जाए। देश की मीडिया का टेम्परामेंट धीरे 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 बदलता गया। अंधा आंदोलन के समय ऐसा कौन सा चैनल था जो इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कवरेज कर रहा था? और कांग्रेस ने किसी चैनल पर कार्यवाही नहीं की। कांग्रेस ने उस स्पेस को जिंदा रखा कि देश की मीडिया, देश का विपक्ष आंदोलन करने का अधिकार रखता है, मीडिया कवरेज करने का अधिकार रखती है, उसे कवरेज करनी चाहिए। कांग्रेस में यह अच्छाई थी, मैंने उस दौर के विजुअल देखे हैं, संसद भवन तक लोग चढ़ गए थे बसों के ऊपर न्याय मांगने के लिए। संसद भवन की जो स्ट्रीट है ना, उस स्ट्रीट के पास तक लोग खड़े हुए थे। और आज आपको जंतर मंतर पे नहीं बैठने देते हैं, लाठी भी चलाते हैं, त्रिपाल नहीं लगाने देते हैं। आप भीग रहे हो, भीगो। और बाहर उन्होंने अपने गुंडे भी खड़े कर रखे हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो ही रही है। मॉनिटरिंग भी हो रही है। इतनी मॉनिटरिंग के बाद भी जब सरकार ये नहीं ढूंढ पाएगी सोनम वांगचुक ने कुछ खाया है, तब फेक न्यूज फैलाने के लिए इस तमाम छोटे छोटे संगठनों को आगे किया। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता यार सोनम वांगचुक ने खाया है या नहीं खाया, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका मुद्दा उठाओ। बर्गर, पिज्जा और केचप में थोड़ी देश की जनता की जान बसी है। तो देश का एजुकेशन का फ्यूचर बहुत डार्क है, हेल्थ का फ्यूचर बहुत डार्क है। इसके बाद क्या बचा? अच्छा पढ़ोगे नहीं, खाना अच्छा मिल नहीं रहा है, बाबा रामदेव मौजूद हैं, और उसके बाद आपका अच्छा इलाज भी नहीं होगा। तो जो लोग चिता पर लेटे हैं उनकी चिता दिखाई दे रही है, हमारी वाली दिखाई नहीं दे रही है, तैयार हो गई, तैयार हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा डर है। और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि शाहरुख, आमिर और सलमान जैसे स्टार्स, सैफ जैसे स्टार, इस देश की मीडिया और इस देश के संगठनों ने जितना शोषण इनका किया है, कम से कम उसे याद करके तो आज इन्हें खड़ा होना चाहिए। अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया तो 10 महीने तक उस चीज पर डिबेट की थी इन लोगों ने। सही बात है। करीना ने शादी कर ली तो 10 महीने डिबेट की है। आमिर की शादी पे डिबेट चल रही है। शाहरुख खान ने पैसा दे दिया था किसी एनजीओ को जिसका पाकिस्तान से कोई एफिलिएशन था, वो बात सच थी झूठ थी नहीं पता। आर्यन खान को कैसे ग्रिल किया था मीडिया? आर्यन खान को ग्रिल किया था। उस मीडिया के लिए, मतलब आप आज उस मीडिया से सवाल आपको तो कम से कम करना चाहिए। आपको पता है कि उस मीडिया ने क्या किया था, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप तो जान रहे हैं कि आज जनता के मुद्दों को वो कैसे उठा रही होगी।
तो कम से कम आज तो आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा राघव, अब शो को हम लोग थोड़ा अंत की तरफ लेके जाते हुए एक चीज कहूंगी जो आप खासियत भी कह सकते हैं, बुराई भी, कि मीडिया में जो कुछ लोग हैं वो कमबैक तो बार बार कर जाते हैं, और खराब भाषा में बोलूं तो थेथराई होती है उनके अंदर इतनी। अब देखिए सुधीर चौधरी तिहाड़ भी जाते हैं, पकड़े जाते हैं रंगे हाथों 100 करोड़ लेते हुए, उगाही करते हुए, वीडियो है, ठीक है। उमा खुराना केस आपको याद ही होगा, फेक न्यूज फैलाते हैं, एक महिला के साथ किस तरह से बदतमीजी होती है पब्लिकली इस आदमी की वजह से, लिंचिंग हो जाती है उसमें, लेकिन इनका कमबैक होता है। कमबैक हो गया, अब एस्टैब्लिश्ड भी अभी सरकार का के एक चैनल में बैठे हुए हैं, सरकारी चैनल में है ये। अभी जिस तरह से मीडिया के खिलाफ नाराजगी दिखती है विपक्ष में, या फिर जो बाकी लोग हैं जो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, उनके अंदर नाराजगी दिखती है जो जनता में दिखती है। कल को अगर सरकार बदलती है, और मैं ये नहीं कह रही कि कौन सी आएगी, लेकिन अगर ये सरकार ना हो, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, या फिर यही होगा कि ये लोग वापस जो है कि पहले आप हमारे पिताजी थे अब आप हमारे पिताजी हैं? जो लोग इस भ्रम में हैं कि हम आज विपक्ष की तरह जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, मेरे जैसे और तमाम क्रिएटर, प्रोफेसर्स, टीचर, जर्नलिस्ट जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि कभी सरकार बदलेगी तो इन तमाम बड़े पत्रकारों पर जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई, जो स्टूडियो में बैठ के सरकार का एजेंडा चलाते हैं, इन पे कार्रवाई होगी। नहीं होगी। अगर कुत्ता बहुत वफादार है तो हर मालिक चाहेगा कि वो उसके लिए वफादार रहे। किसी पत्रकार का इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूं, पर जब सरकार बदलेगी तो ये वही लोग रहेंगे, बर्तन सेम रहेगा, बस चाटने वाले बदल जाएंगे। तो विपक्ष के लिए भी लेकिन ये देखिए कमी है ना, 14 लोगों को ये लोग ब्लैकलिस्ट करते हैं कि हम नहीं जाएंगे बैन, 2 दिन भी वो इनका बैन नहीं चलता है, फिर से कांग्रेस के और विपक्ष के नेता जाने लगते हैं, ठीक है, इन्हीं चैनलों पे। तो उनको बढ़ावा भी तो यही दे रहे हैं, तो आप नाराजगी भी दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया भी कह रहे हैं, और आप वहां पे पहुंच भी रहे केवल इसलिए ताकि गाली मिल जाए। इसकी प्रॉब्लम ये कि आपके पास ऑप्शन क्या है। हमारी लड़ाई मीडिया से नहीं है, हमारी लड़ाई मीडिया में बैठे हुए लोगों से, जैसे हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो ब्राह्मणवादी हैं, वो ओबीसी भी हो सकते हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित हो। तो इन 6 पत्रकारों से लड़ाई के लिए हम पूरी मीडिया का बायकॉट नहीं कर सकते। और अगर हमने बायकॉट ही कर दिया जनता होने के नाते, जैसे जनता अपना बायकॉट इंस्टाग्राम पे इन्हें रोज दिखाती है, मैं गुजारिश करूंगा इन लोगों से कि अपने कमेंट्स को पढ़ें, क्योंकि किसी दिन हो सकता है आत्मचिंतन, आत्मग्लानि जागे। इसीलिए तो पढ़ते नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं ये। और देखिए आपके 1 मिलियन फॉलोवर हैं चित्रा त्रिपाठी जी के, लगभग 2000 लाइक नहीं आता है। क्या कारण है इसका? आधे तो फेक होंगे, और आप ऐसी कोई बात भी नहीं करती हैं कि आपको पसंद कर लिया जाए। तो ये तमाम पत्रकार, सरकार किसी की भी रहे, उनका स्पोक्स पर्सन यही बनेंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से कोई गुलामी कर नहीं सकता। बहुत सही बात है। तो इसी टिप्पणी के साथ अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, शो को खत्म करते हैं। कुछ और आपको जनता से कुछ अपील करनी है? कुछ मुझे लगता है जनता से मेरी बस यही अपील है कि ऐसा नहीं है कि निवेदिता और मैं जो बात कर रहे हैं वो आखिरी सच है, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जो बात कर रहे हैं वो आखिरी सच है। आखिरी सच का पता लगाना पड़ता है, आखिरी सच कोई बताता नहीं। तो आप जब भी किसी खबर को सुने और उस खबर को जिसके बाद आपका एड्रेनलिन बहुत जागने लगे, आपको लगे कि नहीं अब तो मार ही देना चाहिए, एक बार ठंडे मन से उस खबर को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप सच और झूठ के बीच का फर्क जान। बिल्कुल। कोई कहेगा कि बारिश हो रही है, कोई कहेगा कि बारिश नहीं हो रही है। आपका काम है एक बार खिड़की खोलो, बाहर चेक करो हो रही है कि नहीं हो रही है। फैक्ट चेक करते रहिए और किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद से पढ़िए, आप खुद से आत्मचिंतन करिए। इसी के साथ मैं ये भी आपसे कहूंगी कि आप आगे किन मुद्दों पे बातचीत सुनना चाहते हैं, खासतौर से राघव से आप किन मुद्दों पे बातचीत करना चाहते हैं, वो आप कमेंट में जरूर बताइए। हम लोग वो कमेंट्स देखेंगे, उन कमेंट्स के हिसाब से हम लोग अगला अपना एपिसोड तय भी करेंगे। मैं और नीरज सर लगातार हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं, तो आपके जो भी कमेंट्स में आप बताएंगे, लगेगा कि ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है, हम लोग उसी पे बात करेंगे। और आज के एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? कोई बात सही लगी है, बहुत सही लगी, कोई बात गलत भी लग सकती है, उस पर भी आप सवाल करिए, हमसे सवाल पूछिए, हम लोग उसका भी जवाब देंगे। और इसी के साथ ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए आपको पता है कि मॉलिटिक्स ही प्लेटफॉर्म है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया ये वीडियो अंत तक देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।